हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर आज और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को समझिए आप। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कल मैंने आपको सिखाया था क्या कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हुआ, सिस्टम 1 में उसका यूनिट और सिस्टम 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू, सिस्टम 2 में यूनिट और सिस्टम 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, है ना। क्वांटिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 ऐसा होता है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कहता हूं, जैसे कि मान लो बच्चों एनर्जी है। कल मैंने आपको सिखाया था कि फोर्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, है ना। तो आपने देखा था इनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आया था, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन निकल करके आया था, है ना बच्चों। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन निकल के आया था। उसी प्रकार से एनर्जी का बच्चों एनर्जी का जो यूनिट होता है वो एसआई यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग, ऐसे अगर फाइंड आउट करना है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 1 जूल कितने अर्ग होंगे, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो बच्चों 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। ठीक है, तो आप क्या करना, देखो इसको क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या करना, ठीक है, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है बच्चा, एनर्जी है। ठीक है, क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, बताओ, ml² T-2 ये होता है। आई बात समझ में। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² T-2। अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एसआई यूनिट में एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। ध्यान से समझना। मास को एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, केजी। लेंथ को एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है। और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड, तो -2 हो गया। ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सीजीएस यूनिट में इसको क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी को अर्ग। ठीक है, अर्ग लिख लिया मैंने। मास को सीजीएस यूनिट में क्या लेते हैं, ग्राम। लेंथ को क्या लेते हैं, सेंटीमीटर। और टाइम को क्या लेते हैं, सेकेंड का पावर -2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, देखो जूल अपॉन अर्ग इक्वल्स टू केजी बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, और टाइम सेकेंड बाय सेकेंड का पावर 2, ऐसा हो जाता है। तो बच्चों केजी क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकेंड अपॉन सेकेंड -2। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। तो यहां 1000 यानी 10⁵, और ये 100 यानी 10⁵2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁴। 1 बचा बच्चों, 1 पर पावर कुछ भी रहे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये देखो क्या आ गया, 10⁵7।
जूल अपॉन अर्ग इक्वल्स टू 10⁷, देयरफॉर जूल इक्वल्स टू क्या आया 10⁷ अर्ग। तो 1 जूल कितना होता है 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल क्या होता है 10⁷ अर्ग होता है। तो देखो बहुत ही आसानी से ये चीज हमें आ गया, बहुत ही आसानी से हमें ये चीज आ गया। जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, एसआई यूनिट में उसका क्या यूनिट है, एसआई यूनिट में वो मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, सारी चीजें लिख लिए। फिर दूसरे यूनिट में उसको क्या 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 चीजें रिप्रेजेंट करेंगे वो रख देंगे और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आपको रिलेशन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। सिमिलरली मैं आपको फोर्स वाला भी दोबारा करके दिखाता हूं जो मैंने कल किया था। ठीक है, इस तरीके से ये तरीका आसान है ना, काफी आसान है। ठीक, तो सपोज मैं फोर्स का निकालता हूं, तो बच्चों बस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती है। फोर्स के लिए मैंने क्या बोला बच्चों, फोर्स के लिए मैंने बोला कि इसका एसआई क्या होता है न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस क्या होता है डाइन, है ना, इनके बीच में कन्वर्जन करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप कौन सी क्वांटिटी है फोर्स, उसका क्या लिख लो डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। फिर एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, मास को किस में लेंगे एसआई यूनिट में केजी, लेंथ को किस में लेंगे मीटर, और टाइम को क्या लेंगे सेकेंड में। ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे सिस्टम में यानी सीजीएस सिस्टम में इसको क्या लेंगे डाइन, है ना, मास को क्या लेते हैं ग्राम, लेंथ को किस में लेते हैं सेंटीमीटर, और टाइम को क्या लेते हैं सेकंड। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो दोनों को, ये हो गया। तो देखो क्या आ गया बच्चों, न्यूटन पर डाइन इक्वल्स टू क्या मिला केजी बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, और सेकेंड बाय सेकेंड -2, सॉरी। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया बच्चों। केजी बाय ग्राम क्या हो जाएगा 1000 ग्राम बटा ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 हो गया, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों 10⁵. क्या आया 10⁵. तो न्यूटन बाय डाइन इक्वल्स टू 10⁵. देयरफॉर न्यूटन इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 10⁵ डाइन। दैट मीन्स कि 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये हुआ बच्चों, हमने कन्वर्ट कर लिया एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो, इसी तरीके का यूज करो, काफी सिंपल और सटीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसमें कल के लेक्चर में हमने दो पढ़े, है ना, 2 टॉपिक पढ़े एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के, 2 एप्लीकेशन पढ़े। पहला क्या पढ़ा करेक्टनेस चेक करना, और दूसरा हमने क्या सीखा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है किसी फिजिकल रिलेशन को डिराइव करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए किसी फिजिकल रिलेशन को यानी किसी फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके बच्चों, सी थर्ड एप्लीकेशन टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन। ठीक है बच्चों, कैसे करना है इसको समझिए। मान लो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, बोलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास
m वेलोसिटी v, स्पीड बोलता हूं, स्पीड v एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r, then derive formula of सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप इसका फॉर्मूला डिराइव करिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, इसका क्या स्टेप्स है, कैसे आपको सॉल्व करना है वो चीज देखो। तो सबसे पहले देखो कि आपको किस चीज का फॉर्मूला डिराइव करना है, डिराइव फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, फोर्स का, तो उसको लिख लो ऐसा फोर्स, ठीक है। आपको किस चीज का फॉर्मूला डिराइव करना है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमने फोर्स लिख लिया। फिर देखो कि ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तीन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, स्पीड पर और रेडियस पर, ठीक है। मास पर, स्पीड पर और रेडियस पर, तो इधर लिखो मास, स्पीड और रेडियस, ठीक है, मास, स्पीड और रेडियस। अब सवाल उठता है कि पावर्स क्या होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको अपने मन से क्या करना है, पावर मान लेना है, ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी, ऐसे करके पावर मान लेना है। तो फोर्स मास पर, वेलोसिटी पर, स्पीड पर और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके से आपको रिलेशन बना लेना है। कोई दिक्कत, जिन जिन क्वांटिटीज पर वो डिपेंड कर रहा होगा उनको इस तरीके से लिख देना है, उसके ऊपर कुछ पावर्स मान लेने, एज्यूम कर लेने हैं। क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, फोर्स इक्वल टू, है ना, करूंगा तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, मास का पावर ए, स्पीड का पावर बी और आर का पावर सी। यहां पर जो ये कांस्टेंट होता है वो कौन सा कांस्टेंट होता है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो, तो अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप पे ये जो फोर्स है उसका आपको डायमेंशनल, मतलब एलएचएस में जो भी क्वांटिटी होगी और आरएचएस में जो भी क्वांटिटी होगी उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट कर देना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। मैंने बोला ये कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अब ये देखो मास, तो मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं बच्चों, और पावर क्या है, ए। ये v क्या है, स्पीड, क्या होता था, एल टी माइनस वन का पावर क्या है, b, और रेडियस, रेडियस यानी क्या बच्चों, लेंथ है, लेंथ है तो क्या होगा, l का पावर क्या है, c। ऐसा अपने को लिख लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, m l t माइनस टू इक्वल टू, मास का पावर क्या है, a है, मास का पावर a है। अब L का पावर यहां पर देखो क्या है बच्चों, B, और यहां पर L का पावर क्या है, C, और होल टर्म्स क्या है, ऑल टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड होता है, बेस बेटा सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो L का पावर क्या हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा ना, L का पावर B प्लस C, और T का पावर माइनस B, T का पावर माइनस B, ऐसा बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइनली, है ना, इधर के मास के पावर को इधर के मास के पावर से, बताओ इधर का मास का पावर कितना है बच्चा, ऑब्वियसली इधर के मास का पावर 1 है, और इधर के मास का पावर क्या है, a। इनको आपस में इक्वेट कर देना है, तो a बराबर क्या हो गया बच्चों, 1। उधर l का पावर क्या है, b प्लस c, है ना, और इधर l का पावर क्या है, 1, तो एक इक्वेशन मिल गया, b प्लस c इक्वल्स टू 1। उधर t का पावर क्या है बच्चों, माइनस b, है ना, तो और इधर t का पावर क्या है, माइनस 2। तो ये इस तरीके से देखो, b की वैल्यू मिल गई, b इक्वल्स टू क्या आया, 2। a मिल गया बच्चों, ठीक है, b मिल गया
और c इस इक्वेशन में रख लेंगे। तो देखो b तो पता चल गया ना, तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस 2 यानी -1। तो c की भी वैल्यू मिली। तो हमने जो जो चीजें मानी थी है ना, वो पता चल गया। a और b और c जो अननोन चीजें थी वो हमें पता चल गई। ठीक है, देखो क्या क्या आया, a आया 1, b आया 2 और c आया -1। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन होगा बच्चों, हमारा जो रिलेशन होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, ये देखो, ये माना था हमने, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर a, और a कितना आया 1, v का पावर b और b कितना आया 2, और r का पावर क्या है c और वो कितना आया -1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m v स्क्वायर, r कहां चला जाएगा बच्चों नीचे। तो क्या आया सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। अच्छे से समझ में आया, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r। ईसा मैंने डिराइव किया बाय यूजिंग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करके हमने इसको डिराइव कर लिया। क्लियर है आपको? अच्छा, यहां पर एक सवाल उठता है कि मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया वो इस तरीके से लिखाया कि mv स्क्वायर बाय r है। ठीक है, क्या ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ? क्या ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ? हमको पता है एग्जैक्ट फॉर्मूला भी सेंट्रीपिटल फोर्स का यही होता है, mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं, क्या पता नहीं पता होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट में फॉर्मूला ऐसा होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाय r होता है। लेकिन मैंने यहां पर इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चों यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता, जैसे कि मान लो हाफ mv स्क्वायर बाय r होता, तो क्या होता, हाफ mv स्क्वायर बाय r होता, तो फिर क्या करते? तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस में उन टर्म्स का है ना वो नहीं आ पाता, वो टर्म्स नहीं आ पाते जिसका डायमेंशन ही नहीं होता है। तो चूंकि हाफ क्या है, नंबर है, तो उसका डायमेंशन आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन में डिराइव होकर के नहीं आएगा। तो कभी भी वो क्या देगा, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को देगा जो कि डायमेंशन वाले हैं। जो डायमेंशन लेस वाले टर्म्स हैं वो उसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए हम उसको एग्जैक्ट नहीं ले सकते। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, mv स्क्वायर बाय r आया, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, k टाइम्स mv स्क्वायर बाय r। इसका मतलब है कि ये मुझे एग्जैक्ट रिलेशन नहीं देता। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट रिलेशन नहीं देता, बट हाँ मोटा मोटा तौर पे हमको बता देता है कि रिलेशन आपका कैसा होना चाहिए, है ना। एग्जैक्ट रिलेशन नहीं देगा कभी भी। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बच्चों और एक आध करके देखते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि एग्जांपल लेता हूं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास m एंड स्पीड v। ठीक है, मास m एंड स्पीड v। फाइंड रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव करो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि वो चीज देखो जिसका आपको रिलेशन ढूंढना है। तो किसका रिलेशन ढूंढना है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी लिखिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फिर देखो कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर दो टर्म है, मास और स्पीड। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके पावर्स मान लेने हैं। तो a और b ऐसा मान लिया हमने। फिर आपको क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है ना इक्वल टू सपोज कोई कांस्टेंट k, मास का पावर a, v का पावर b। ये कैसे कांस्टेंट होते हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होगा।
अब बच्चा बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ml²T-2। इसलिए मैंने बच्चों वो 12-15 जो डायमेंशंस है ना वो याद करने बोले थे, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो हर बार अपन डिराइव करते नहीं बैठेंगे, आपको याद होना चाहिए। तो ml²T-2 ये होता है, तो हमने रख दिया। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, हट गया। इसका डायमेंशन क्या है, m है, पावर क्या है बच्चों a, v का क्या होता है LT-1, पावर क्या है b। ठीक है, तो बच्चों ml²T-2 इज इक्वल टू, इधर देखो m का पावर a, l का पावर b और t का पावर क्या आया -b। ठीक है, ml²T-2 ऐसा आ गया। ठीक है, तो देखो इधर a का m का पावर क्या है 1 और इधर a का पावर क्या है m का पावर क्या है a, तो a बराबर क्या हो गया 1। सिमिलरली इधर l का पावर क्या है बच्चों b और इधर l का पावर क्या है 2, तो ये आपस में बराबर हो गया। तो देखो a और b निकल गया बच्चों, a और b निकल गया। अच्छे से समझ आ रहा है आपको, a और b हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन आया, काइनेटिक एनर्जी मास का पावर a था, a 1 था, और v का पावर क्या है बच्चों b और वो है 2। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया mv²। लेकिन एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। तो इसका जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है वो आपको डिराइव नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ वो वाला टर्म आ पाएगा जो वेरिएबल है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv², ये आपका रिलेशन आया। तो ये मोटे मोटे तौर पर अपने को रिलेशन बताता है, उसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको नहीं बता पाता है, इसलिए अपन इसको या तो इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर इक्वल टू लगाएंगे, तो ये कांस्टेंट देना पड़ेगा k इंटू mv²। ठीक है, तो इस वे में आपको क्या करना है, किसी फॉर्मूले को डिराइव करना है। Now I will take one more example. देखो बच्चों, एक आपने शायद सुना होगा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को ऐसा लेते हैं, ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें एक ऐसा कोई बॉब जोड़ देते हैं। ठीक है, स्फेयर जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा, और इसको जब अपन थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या करता है, इसके बीच में यूं झूलता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है बच्चों, तो जब ये ऑसिलेट करता है, यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, एक जगह वापस अपनी जगह पर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसने एक चक्कर कंप्लीट किया, यानी एक साइकिल कंप्लीट किया। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है बच्चों, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, ओके, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम L and ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्लास 9th में पढ़ा है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। फाइंड रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है। अगेन बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें किसका रिलेशन चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड। किसका रिलेशन चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को क्या से शो करते हैं बच्चों, कैपिटल T से। ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज क्या देखना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पर और G पर, तो L और G है, ऐसा दिखा दिया। पावर्स मुझे मालूम नहीं है तो मान लूंगा A और B, ऐसा मान लिया बच्चों। ठीक है,
अब क्या करोगे, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट L का A, G का B, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दोगे दोनों तरफ। टाइम पीरियड का क्या होता था बताओ, टाइम पीरियड का टाइम पीरियड ही होता है, टाइम यानी टाइम, टाइम फंडामेंटल है, t हो जाएगा। कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, लेंथ का L, पावर क्या है बच्चों A, G यानी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोला है बच्चों, है ना, कि ये जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, रैशनल सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक प्रकार की सिस्टम के, एक प्रकार के क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होता है, एक ही डायमेंशन होता है, ठीक है। तो चूंकि ये एक्सेलरेशन है, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT माइनस 2 का पावर क्या, B। तो ये हो गया बच्चों L का पावर A, L का पावर B, T का पावर माइनस 2B। तो ये हो गया L का पावर A प्लस B और T का पावर माइनस 2B, है ना, और इधर है T। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जो चीज नहीं है इसका मतलब वो जीरो है। तो m नहीं है तो जीरो, L नहीं है तो जीरो, और t है इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है बच्चों, L A प्लस B, और इधर t क्या है, माइनस 2B। अब कंपेयर करो बच्चों, L का पावर इधर क्या है, A प्लस B, और इधर क्या है, जीरो, तो इक्वल टू जीरो हो गया। t का पावर इधर क्या है, माइनस 2B, और t का पावर इधर क्या है, 1, है ना, इधर क्या है, 1। तो देखो यहां से b मिल गया मुझे, माइनस 1/2। अब इसको यहां पर पुट करूंगा तो a माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1/2। तो देखो मुझे दोनों चीज मिल गया, क्या, a भी मिल गया और b भी मिल गया, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर a कितना है, 1/2, और g का पावर क्या है, b, और b कितना है, माइनस 1/2, ठीक है बच्चों। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय g का पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट। तो टाइम पीरियड इज स्क्वायर रूट L बाय g, ठीक है। तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आया बच्चा, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आया, टाइम पीरियड का रिलेशन आया स्क्वायर रूट L बाय g। एक्चुअल में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन होता है t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय g। दिस इज एक्चुअल रिलेशन, लेकिन ये 2 पाई चूंकि कांस्टेंट टर्म था उसको ये डिराइव नहीं कर पाया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को डिराइव नहीं कर पाता है। ओके, तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन इससे आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय g। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को। क्लियर है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज मैं बोलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड हाइट h। फाइंड रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करो। तो अगेन बेटा फटाक से कर लो, है ना, फटाक से कर लो। क्या हो जाएगा बताओ, क्या किस क्वांटिटी का निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पर, g पर और h पर, ठीक है, m और g और h पर। फॉर्मूला ये नहीं पता मुझे तो मान लूंगा a, b और c, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हटाओगे, कांस्टेंट m का a, g का b, h का c, ठीक है बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी है तो बेटा एनर्जी ना, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है बताओ, ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, तो और k कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, मास का a, g क्या होता है बच्चों, lt माइनस 2, एक्सेलरेशन का ही लगेगा, b, और h क्या होता है, हाइट यानी क्या, लेंथ यानी क्या, l का पावर c,
ठीक है, तो हो गया ml² t माइनस 2 m का पावर a l का पावर b t का पावर माइनस 2b l का पावर c। तो ml² t माइनस 2 m का पावर a l दो ठो है बच्चा, तो l बराबर क्या हो जाएगा b प्लस c और t का माइनस 2b। अब कंपेयर करो बच्चों, इधर a और इधर 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 1, ठीक। इधर b प्लस c और इधर 2, तो b प्लस c इक्वल्स टू क्या 2, ये दूसरा। और इधर माइनस 2b और इधर माइनस 2, तो माइनस 2b बराबर माइनस 2, ये और ये गया, तो देयरफॉर ये भी चला गया, b इक्वल्स टू क्या आया 1। तो a निकल गया बच्चा, b निकल गया। वैसे यहाँ पर c निकाल लोगे, b के बदले क्या रख लोगे 1, तो 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा c इक्वल्स टू भी 1 बचेगा। तो तीनों चीजें क्या आया 1 1 1 आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज मास का पावर 1 g का पावर 1 h का पावर 1, तो mgh, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, एप्लीकेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस का टू डिराइव एनी रिलेशन, ठीक है। बट वो जो रिलेशन आपको मिलेगा वो नो एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होगा, उसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होंगे, ठीक है।